everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Ruling the Countryside. Let's begin the chapter. Chapter 3, Ruling the Countryside. Learning objective. Through this chapter, we will be able to know about systems of land revenue collection, growth of commercial crops, commercialization of agriculture, peasant revolts. Let's start. The economic policies of the British government in India brought about many changes in agriculture, industry and trade. अब जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में. ये पॉलिसीज दे हैड बाय एंड लार्ज एंड वर्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल एज देयर ओनली एम था कि वो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके. एक नेचुरल कंसिक्वेंस टू द ब्रिटिश रूल था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्री. सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन. अब जो ये लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम था, ये इसमें क्या होता था? इवन दो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो प्रोग्रेस में था क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी इस टाइम पर इंग्लैंड में, तो एग्रीकल्चर जो था उनका मेन स्टे ऑफ द इंडियंस एंड चीफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी लैंड रिवेन्यू. लैंड रिवेन्यू के थ्रू ही वो पेमेंट्स करते थे, वही उनका एक इनकम जनरेट होती थी. ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा बहुत सारे सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यूज फ्रॉम द फार्मर्स, बट ऑल ऑफ देम बहुत ही ऑप्रेसिव थे. इजरादारी सिस्टम, इट वाज ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, टेन्योर के टाइम पे था कि ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ ऑक्शन क्योंकि लैंड को हाईएस्ट बिडर कहा गया. क्या होता था कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको ले लिया जाएगा. तो बहुत सारे जो बिडर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा ऑफर करते थे, मतलब वो इतना भी ऑफर करते थे जितना वो पे भी ना कर पाए. They did not cultivate the lands themselves. वो क्यों करते थे? क्योंकि वो उस लैंड पर खुद नहीं काम करते थे, अपना लैंड पर काम दूसरों से कराते थे. तो दे हैड द टेनेंट्स या छोटे फार्मर्स जो उनके लिए काम करें, और कंडीशन जो थी उन फार्मर्स की वो बहुत ही मिजरेबल थी क्योंकि जो बिडर्स थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे मैक्सिमम फ्रॉम देम, उनको उतना कम देते थे और उनसे मेहनत बहुत ज्यादा लेते थे. द परमानेंट सेटलमेंट. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ इंप्रूवमेंट करा ओवर द कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो प्रिवेल थे अंडर द ऑक्शन सिस्टम के अंदर. लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ एक लैंडलॉर्ड थे इन इंग्लैंड. तो सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 1793 में, उसने प्रोप्राइटी राइट्स दिए टू जमींदार जो परमानेंट ओनर्स भी बने लैंड के. दे वर रिक्वायर्ड टू पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को पे किया टू गवर्नमेंट एवरी ईयर. इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड की एक बिग क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड को क्रिएट किया गया. दे हैड बिकम सबसे लॉयल सपोर्टर्स बने वो ब्रिटिश रूल के. These landlords के पास राइट था कि वो इजेक्ट कर सके कल्टिवेटर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. परमानेंट सेटलमेंट रिमेन्ड रिस्ट्रिक्टेड टू ओडिशा, नाउ जिसे हम ओडिशा कहते हैं, बंगाल, बिहार, कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश. रियोतवारी सिस्टम, इट वाज चीफली इंट्रोड्यूस्ड इन कर्नाटक, नॉन कर्नाटका, मैसूर, नाउ मैसूरू, बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1830. अंडर दिस सिस्टम कल्टिवेटर जो है वो ओनर थे ऑफ लैंड के एज लॉन्ग एज वो जब तक वो लैंड रेवेन्यू को पे कर रहे हैं, विच वॉज रिवाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी 20 और 30 ईयर्स. तो सिस्टम वॉज नॉट बैड, बट ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे वो करप्ट थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे इन रेवेन्यू कलेक्शन. ऑलमोस्ट हाफ द नेक्स्ट प्रोड्यूस को क्लेम किया गया एज लैंड रेवेन्यू. बैड मॉनसून ने फ्रामाइंस से आया फर्दर, जिससे क्या हुआ? पावर्टी ऑफ द पीजेंट्स. अब मॉनसून खराब हो गया या ज्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हुई, वो भी एक प्रॉब्लम है, फेमाइंस कारण बनती है. महलवारी सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस हुआ गैंगटक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में. इस सिस्टम में महल, ग्रुप ऑफ विलेजेस वो क्रिएट करे गए एक कम्युनिटी ब्लॉक्स की तरह. दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उनको माना गया लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के लिए फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव महल्स और ब्लॉक्स. रूलर्स ने रिजेंट करा एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरीज. Nobility was angered by the loss of their जमींदारीज. Lot of peasants जो थे वो मिजरेबल हुए, उनको इतना सफर करना पड़ा अंडर द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. अब क्राफ्ट्समैन ने सफर करा अंडर द न्यू ट्रेड पॉलिसीज, जहां पर उनको फेस करना पड़ा एक अनफेयर कंपटीशन विद फॉरेन गुड्स. ये सारे डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के उन्होंने अपना एंगर को, गुस्सा, नफरत सब दिखाई ब्रिटिश के टुवर्ड्स और रिवोल्ट भी करा, प्रोटेस्ट भी करा. अब क्या इफेक्ट्स हुए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के? जितने भी सिस्टम्स थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के वो बहुत ही ऑप्रेसिव थे, जिससे क्या हो गया? कल्टिवेटर्स को बहुत सहन करना पड़ा, उनकी लाइफ और खराब हुई. परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट करा एक क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स के लिए, जिसने पीजेंट्री जो और उनसे भी लैंडलॉर्ड से जो नीचे उनके काम करते थे उनको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, उनकी लाइफ रूइन करने लगे.
तो जमींदार को इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि वो लैंड को डेवलप करे। इंस्टेड वो क्या करते थे, वो दे वेरली बिकम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स लिविंग इन कोलकाता और अदर बीइंग टाउन्स और इनकम डिराइव फ्रॉम द फार्मर्स। वो खुद तो लैंड ले लिया और चले गए दूसरे शहर में, और जो फार्मर्स लगा दिए काम करने के लिए और उनसे पैसा ले लिया। पीजेंट्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंडेप्टेड टू मनी लेंडर्स। अब पीजेंट्स तो मनी लेंडर्स को उन्हें पैसे देना है, वो इंडेप्ट हो गए। और जमींदार एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब आता है ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ड्यूरिंग द 1830s में देयर वाज अ शिफ्ट था टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सम यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कमर्शियल क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट करने में। इंडिगो, जूट, टी, कॉफी, पॉपी, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, सिंचोना, उनको एज कैश क्रॉप्स इट वुड फेच देम मोर मनी। क्यों? क्योंकि इनसे उनको पैसा ज्यादा मिलता, ज्यादा फायदा होता, तो उन्होंने इसी क्रॉप्स को कमर्शियली यूज करा और इनको यूज करना कल्टीवेट करना शुरू किया। अब ये जो प्लांटर्स थे वो ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को ओन करते थे, जिसे प्लांटेशंस कहा जाता है। एज चीप लेबर रेडिली अवेलेबल, और इनको सस्ती लेबर मिल जाया करती थी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बहुत कम थी और यील्ड्स ज्यादा थे, उनके बदले जो उनका आउटपुट आ रहा था वो बहुत ज्यादा आ रहा था। देयरफॉर हाईली प्रॉफिटेबल प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, बहुत ही तेजी से हुआ। अब प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स ने सफर्ड किया रिजल्टेंटली, उसने क्रिएट करा एक स्कैरसिटी फूड ग्रेन्स का, जो एडवर्सली इफेक्ट करा उसने पीजेंट्री को भी एज वेल एज पूरी कंट्री को। कॉजेज विच लेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या कॉजेज रहे? वेरियस कॉजेज लेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहला, न्यू एग्रेरियन पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अंडर ऑल सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट रोडवारी, महलवारी, पीजेंट्स को ओवरबर्डन किया गया हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि भाई प्रेशर बना दो उनके ऊपर और ज्यादा रेवेन्यू उनसे लो। अब आफ्टर पेइंग सारे टैक्स को पे करने के बाद वो हार्डली लेफ्ट विथ हाफ ऑफ देयर प्रोड्यूस उनका बचा था, विच वॉज नॉट सफिशियंट नहीं था उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। फोर्स बाय सर्कमस्टांसेस उनको सेल करना पड़ा प्रोड्यूस टू गेट सफिशियंट अमाउंट, ताकि वो एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस को दे सके। लैंड वॉज मेड एक सेलेबल कॉमोडिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड को कमर्शियल ऑब्जेक्ट बनाया टू बी सोल्ड एंड मॉर्गेज लाइक एनी अदर कमर्शियल प्रोडक्ट। राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ग्रेजुअली जब ओल्ड जमींदार हैवी अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को ना पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनका लैंड्स ऑक्शन हो गया। Those who bought the land did not know anything about agriculture. अब जिन्होंने लैंड खरीदा उन्हें कुछ नहीं पता था एग्रीकल्चर के बारे में। Effects of industrial revolution in England और Indian agriculture. As a result of industrial revolution in England, England को जरूरत थी certain raw materials, large quantities में, from the colonies, especially from India. इंडियन पीजेंट्स को फोर्स किया गया ताकि कल्टीवेट करें वो कॉटन और जूट को, जिनको एक एज अ रॉ मटेरियल की जरूरत थी बाय द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, क्योंकि कॉटन और जूट ऐसे सब्सटेंस है जिनको रॉ मटेरियल के लिए हम आगे यूज कर सकते हैं और आगे यूज होते हैं, इनसे कपड़े भी बनते हैं। कॉटन को तो बहुत तरीकों से यूज किया जाता है, जूट के बैग्स बनते हैं, फिर इनको आगे इंग्लैंड में यूज करते थे लोग फैक्ट्रीज में इनका मटेरियल बनाने के लिए। फिर आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिगो, टी, कॉफी वॉज मेनली डेवलप्ड होता है ऑन प्रॉफिट बेसिस पर, लेकिन ये सारी प्लांटेशन फॉरेन हैंड्स में होती है और डेवलप्ड होती है कमर्शियल लाइन्स। Results of growth of commercial crops and commercialization of agriculture. Disruption of rural economy. Commercialization agriculture का disrupted पूरे structure of rural economy को disrupt किया। Before that Indian villages जो थे वो self sufficient थे। Peasants ने produce करा whatever जो जरूरत होती थी वो produce कर लिया गया। अब land tax nominal होता था, Indian rulers बहुत ही ज्यादा considerate थे, but अब because of various pulls and pressures of British government पूरा का पूरा स्ट्रक्चर विलेज का इकोनॉमी का डिस्टर्ब हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लेंडर्स। जो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का, इससे क्या लेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लेंडर्स रूरल इकोनॉमी में बढ़ गया। राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। अब कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का वाइल उसने पुराने जमींदारों को रुइन किया, उससे क्या राइज हुआ? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। Whosoever had the money bought the land in auction. जिसके पास पैसा है वो बोली लगाए, लैंड ले ले, और जो लैंड पर लोगों से काम कराते थे। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एज लैंड एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बना जमींदार की, इट गॉट डिवाइडेड हुआ स्मॉल फ्रैगमेंट्स में या पीसेस में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी अनइकोनॉमिकल हुई एंड पीजेंट्स जो हो और पुअरर से पुअरर हो गए। सम एडवांटेजेस, हाउएवर कुछ इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट करा सर्टेन गुड रिजल्ट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्टली नए टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स बिगन हो भी कल्टिवेटेड होना शुरू हो गए, जिसने ग्रेटली इनहांस करा परस्यू ऑफ कल्टीवेटर्स।
सेकेंडली, एज द फार्मर्स को फोर्स किया गया टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द सिटीज, इट ब्रॉडन देयर आउटलुक को ब्रॉडन किया. दे कुड नाउ बाय न्यू थिंग्स and enjoy the fruits of modernization. In addition, as a result of greater mixing of rural and urban population, both stood again. A wide difference between the two narrow हो गया. But all the advantages neutralized हुए by the selfish interest of the British government. जो फेल हो गई, किसी भी तरह की हेल्प वो फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड किया, उनकी जरूरत में भी इंटेंशनली उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया ताकि उनके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दें, लेटेस्ट इंप्लीमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करा दें या टेक्नोलॉजी का हम यूज कर लें. Factors peasants, in order to produce indigo at uneconomic rates, planters resorted to illegal beating and detentions. Operation was described in detail by Deenbandhu Mitra in Bengali play called Neel Darpan, जो published हुआ 1860 में. Rev. James long ago also published a widely circulated pamphlet in Bengali called Oppression of Indigo Planters and supported the demand of the peasantry. Peasants revolts. बहुत से revenue laws adopt हुए by the British government. उन्होंने हिट किया पीजेंट्स को बहुत हार्डली. दे वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड्स एंड द चुआर रिबेलियन ऑफ बिहार एंड बंगाल ब्रोक आउट इन 1796 एंड कंटिन्यूड हुए अप टू 1816. ये जो वाइड स्प्रेड था रिबेलियन का, वो सप्रेस्ड नहीं हो सकता था इजीली. दिस पीजेंट्स रिबेलियन डायरेक्टेड हुआ अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स. The Mopla peasant of Malabar, North Kerala, organized 22 rebellion between 1836 and 1854. Your wife. What were the basic causes of peasants' revolt? What do you know about Mopla revolts? And name the intellectuals who had supported the cause of indigo peasants. Indigo cultivators uprising. One of the greatest movement of modern era was indigo agitation. ने engulfed किया बंगाल को in 1859 and 1860. कल्टीवेशन इंडिगो की एक मोनोपली थी यूरोपियन प्लांटर्स की, क्योंकि अभी तक वही कर रहे थे. यूरोपियन प्लांटर्स ने कंपेल्ड किया पीजेंट्स को कि वो इंडिगो कल्टीवेट करे और सब्जेक्ट देम टू अनटोल्ड ऑपरेशन. इन ऑर्डर टू फेस पीजेंट्स टू प्रोड्यूस इंडिगो एट अनइकोनॉमिक रेट्स पर उन्होंने जो फोर्स किया, जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या करा, दे रिजॉर्टेड टू इलीगल बीटिंग्स एंड डिटेंशन. द एंगर ऑफ पीजेंट्स बर्स्ट आउट 1859 में. उनका गुस्सा भड़क गया. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स जो थे उन्होंने रीयूज करा कल्टीवेट इंडिगो को एंड रेजिस्ट करा फिजिकल ब्रुटैलिटी एंड वायलेंस ऑफ प्लांटर्स एंड देयर आर्म्ड रिटेनर्स. उन्होंने असेंबल करा स्टाफ के साथ स्वॉर्ड्स, बाउज, एरोज, मैच स्टॉक्स को सबको इकट्ठा कर लिया ताकि वो सेटलमेंट करके रहेंगे. आज पटना में एन आर्मी ऑफ 2000 पीजेंट्स अपीयर्ड हुआ. उन्होंने वुंडेड द हॉर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट. Many intellectuals including हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष ने सपोर्ट करा कॉज ऑफ पीजेंट्स. गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन. उसने स्टेप्स लिया कि वो ग्रीवियंसेस ऑफ पीजेंट्स को जो है रिमूव कर सके बाय पासिंग द लॉ इन 1862. इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बंगाल फिर वो मूव करे बिहार में एंड उत्तर प्रदेश में. इंडिगो पीजेंट्स ऑफ बिहार रिवोल्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन दरभंगा एंड चंपारण इन 1866 एंड 68. उसी तरीके से पीजेंट्स जो हैं जैशोर के बंगाल रिवोल्ट हुआ 1883, 1889, 90. इंडिगो क्राइसिस कंटिन्यू टिल द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी व्हेन एम.के. गांधी को इंटरवेन करना पड़ा इन फेवर ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर. Peasants unrest in East Bengal 1872 to 76. Agrarian unrest broke out हुआ East Bengal during 1870s. पावरफुल जमींदार जो थे बंगाल के वो नोटोरियस थे फॉर द ऑपरेशन ऑफ देयर टेनेंट्स and they freely resorted to ejectment, harassment, illegal seizure of property, including crops and large-scale use of force to increase rents and to prevent the peasants from acquiring occupancy rights. बंगाल के जो पीजेंट्स थे उनका लॉन्ग ट्रेडिशन था ऑफ रेजिस्टेंस गोइंग बैक टू 1782, जब पीजेंट्स जो थे नॉर्थ बंगाल के उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1872 टू 1876 में उन्होंने यूनाइटेड हुआ इन री नो रेंट यूनियंस. उन्होंने अटैक किया जमींदार्स को, उनके एजेंट्स को अलग अलग पार्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल में. अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अंडरटेक करना पड़ा लेजिस्लेशन ताकि वो पीजेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ जमींदारी सिस्टम. लेटर डेवलपमेंट पीजेंट्स एजिटेशन इन पंजाब. अब क्या हुआ बाद में, पीजेंट्स जो थे पंजाब के उन्होंने क्या करा, एजिटेटेड एंड थ्रेटन टू रिवोल्ट शुरू करा. जो ये रैपिड एलिनेशन ऑफ देयर लैंड्स टू द अर्बन मनी लेंडर्स फॉर फेलियर टू पे डेब्ट्स, उसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया. गवर्नमेंट ने वांट यानी कोई रिवोल्ट नहीं चाहती थी इन दैट प्रोविंस, जिसने प्रोवाइड किया लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को भेजा ब्रिटिश आर्मी के इन इंडिया में.
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीजेंट ऑफ पंजाब को बचाने के लिए पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास हुआ 1900 में एज एन एक्सपेरिमेंट मेजर. ड्रेन ऑफ वेल्थ. अब आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिशमेंट के बाद देयर वाज एक इनॉर्मस ड्रेन ऑफ वेल्थ था फ्रॉम इंडिया से ब्रिटेन. ये जो ड्रेन बिगिन हुआ डिकेड्स में फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. देयर वाज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंडियाज वेल्थ आउट द कंट्री with no returns at all. A British official carried करा home immense fortunes extract from Indian people. इस तरह के जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था एंड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ था फॉर्म्ड, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज को उन्होंने फॉर्म किया. द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर of British rule and its harmful impact on lives of Indian, it led to rise of resentment and British feelings in the minds of people. उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो रेजिस्ट कर सके इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनिस्ट फोर्सेस व्हिच हैड ब्रॉट सो मच मिजरी एंड हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स. नाउ लेट्स डू थिंक एंड आंसर. डार्कन द करेक्ट सर्कल इन OMR sheet. The Rotwari system is associated with Hastings. The Molpa peasants of Malabar, North Kerala organized revolts from 1836 to 54. 23. Rotwari system was extended to Karnataka and Mysuru. In which of the following states was permanent settlement restricted to Bihar? Fill in the blanks. Dash made the settlement permanent by the regulation in 1773. That was Cornwallis. Dash introduced the Ijaradari system. William Hastings. The Rotwari system was introduced in Karnataka and Mysuru at the instance of Lord Hastings. The Charter Act of Dash granted the ownership right to indigo planters in India 1833. Now let's do the true and false. Indigo, tea, coffee and food are called food crops. False. Under the Mahalwari system, government could not increase the land revenue periodically. False. Lord Dalhousie introduced the permanent settlement. False. Indigo cultivators were forced to grow his crop. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.